जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बेहद महत्वपूर्ण और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला चैप्टर। मतलब आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है समास। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज की हमारी इस चर्चा में हम बहुत ही गहराई से समझेंगे कि समास असल में क्या होता है। इसके जो प्रमुख प्रकार है ना, जैसे तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और अवयवी भाव। हाँ, और हम इन भारी भरकम शब्दों को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक्स भी तो डिकोड करेंगे। मतलब अब किसी को भी बड़े बड़े शब्द देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा। आज हम यही तो सीखेंगे कि किसी भी समासिक शब्द को तोड़कर उसका सही प्रकार कैसे पहचाना जाए। अगर आप लोग यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग साबित हो सकता है। तो बस इसलिए इस चर्चा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम आसान नियम, दमदार ट्रिक्स और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं समास का पूरा चैप्टर एकदम आसान तरीके से। तो मेरा मानना है कि इसे रटने की बजाय थोड़ा लॉजिक से समझते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो नोट्स का ये पूरा स्टैक रखा है उसमें काफी कुछ तकनीकी है। हाँ, वो तो है। मतलब मैं सोच रही थी कि इसे ऐसे कल्पना करते हैं कि मान लीजिए एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पूरी तरह से डेटा से ठसाठस भर चुकी है। मेमोरी फुल हो गई है। एग्जैक्टली। और एक बहुत बड़ी और जरूरी फाइल है जिसे किसी को भेजना ही है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है कि वो ईमेल में अटैच होने से ही मना कर रही है। तो ऐसे में तो एक ही रास्ता बचता है ना, उस फाइल को जिप कर देना। बिल्कुल, एक जिप फाइल बनाकर हम उसका साइज तो कम कर देते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके अंदर का एक भी डेटा नष्ट नहीं होता। अरे हाँ, और जब भी उसे वापस खोला जाएगा वो अपनी पूरी जानकारी के साथ सामने आ जाएगी। देखा जाए तो ये तकनीक केवल कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब भाषा में भी ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। हमारा मानव मस्तिष्क भी तो भाषा के साथ सदियों से यही करता आ रहा है। जब भी हमें कोई बहुत जल्दी कहनी होती है या अपनी एनर्जी बचानी होती है तो हम शब्दों की एक जिप फाइल तैयार कर लेते हैं। अरे वाह, जानकारी वही रहती है, बस उसकी पैकेजिंग बदल जाती है। एकदम सही। आज की इस गहन चर्चा का आधार भी यही कॉन्सेप्ट है। इस स्टैक में दी गई जानकारी को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो समास शब्द का अपना शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षेप करना, या यूं कहें कि छोटा करना। कोई आसान सा उदाहरण दें तो? जैसे मान लीजिए किसी को कहना है राजा का पुत्र आ रहा है। अब इसमें राजा, का और पुत्र ये तीन अलग अलग इकाइयां हैं जिन्हें बोलने में समय लगता है। हाँ, थोड़ा लंबा तो है। तो भाषा ने क्या किया, इसे जिप कर दिया और एक नया शब्द गढ़ दिया, राजपुत्र। अर्थ बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन वाक्य का फ्लो तेज हो गया। राजपुत्र आ रहा है। बात तो सही है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बुनियादी उलझन आ रही है। बताइए, क्या उलझन है? अगर दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं तो व्याकरण में एक और कॉन्सेप्ट भी तो होता है, संधि। वहां भी तो जोड़ने की ही बात होती है। तो समास और संधि में वो कौन सी बारीक रेखा है जो अक्सर इन नोट्स में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है? ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन बहुत जरूरी अंतर है। मतलब जब हम समास की बात करते हैं ना, तो वहां हमेशा शब्दों की टक्कर होती है, पूरे के पूरे पदों का मेल होता है। अच्छा, शब्दों का मेल। हाँ, लेकिन संधि में शब्दों का नहीं बल्कि वर्णों का, यानी अक्षरों या ध्वनियों का मेल होता है। संधि में दो ध्वनियां टकराकर एक नई ध्वनि बनाती हैं, जबकि समास में दो पूरे के पूरे शब्द आपस में चिपककर एक नया अर्थ देते हैं। ओहो, मतलब अगर दो पूरी के पूरी गाड़ियां आपस में जुड़ रही हैं तो वो समास है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर उन गाड़ियों के पुर्जे पिघलकर आपस में मिल रहे हैं तो वो संधि है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनोलॉजी है ये। हाँ, और एक दिलचस्प बात मुझे इन नोट्स में और नजर आई। व्याकरण की दुनिया में हर चीज का एक विलोम होता है। तो अगर समास का मतलब संक्षेप करना या जिप करना है तो इसका ठीक उल्टा क्या कहलाता है? उसे व्यास कहा जाता है। व्यास? हाँ, व्यास का मतलब होता है विस्तार करना, फैलाना या अलग अलग करके बताना। जब हम उस जिप फाइल को वापस अनजिप करते हैं ना, तो व्याकरण की भाषा में हम उसका व्यास कर रहे होते हैं, जिसे समासिक विग्रह भी कहा जाता है। तो चलिए भाषा के संकुचन और विस्तार के विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन स्रोतों के अनुसार मुख्य रूप से इस प्रणाली को 6 अलग अलग हिस्सों या भेदों में बांटा गया है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास से शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जब दो शब्द एक साथ आते हैं तो उनके बीच की पावर डायनामिक्स कैसी होती है। पावर डायनामिक्स मतलब कौन किस पर हावी हो रहा है। एग्जैक्टली। क्या दोनों शब्द बराबर के ताकतवर होते हैं
या कोई एक दूसरे पर बॉस की तरह हावी हो जाता है? अव्ययीभाव समास में सत्ता का यह खेल बहुत ही स्पष्ट होता है। अच्छा, वो कैसे? इसमें जो पहला पद होता है यानी पहला शब्द, वही पूरी तरह से हावी रहता है, वो प्रधान होता है। ये पहला शब्द हमेशा कोई अव्यय होता है। अव्यय मतलब? अव्यय यानी भाषा का वह जिद्दी शब्द जो लिंग, वचन या काल के बदलने पर भी अपना रूप कभी नहीं बदलता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे किसी ट्रेन का इंजन, मतलब जो इंजन तय करेगा बाकी के सारे डिब्बे उसी दिशा में जाएंगे। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। इन नोट्स में अव्ययी भाव को पहचानने के लिए कुछ शुरुआती शब्दों या उपसर्गों की एक लिस्ट भी दी गई है, जैसे यथा, आ, भर, अनु, प्रति, हर, नी। तो इसके कुछ उदाहरण कैसे होंगे? जैसे यथाशक्ति। अब यहाँ शक्ति तो एक साधारण शब्द है, लेकिन जैसे ही उसके आगे यथा लगा, उसने पूरे शब्द का अर्थ एक दायरे में बांध दिया, मतलब शक्ति के अनुसार। अच्छा, और जैसे आजन्म, मतलब जन्म से लेकर, या प्रतिदिन यानी हर दिन। हाँ। इन सब में पहला हिस्सा ये बता रहा है कि समय, सीमा या संदर्भ क्या है। ये तो बात हुई जहां एक शब्द बॉस की तरह बर्ताव कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है भाषा हमेशा इतनी एक तरफा तो नहीं होती ना। कभी कभी दो ऐसे शब्द भी तो साथ आते होंगे जो किसी को बॉस मानने को तैयार ही नहीं होते। अरे बिल्कुल, और उसी स्थिति को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का तो मतलब ही होता है टक्कर या मुकाबला। हाँ, जहाँ दोनों बराबर। हाँ, इस समास में दोनों शब्दों का वजूद और उनकी ताकत बिल्कुल बराबर होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं। जब इस जिप फाइल को अनजिप किया जाता है, यानी जब इसका विग्रह किया जाता है, तो इन दोनों शब्दों के बीच से और या अथवा जैसे शब्द निकलते हैं जो पहले छिप गए थे। जैसे माता पिता। माता और पिता दोनों का महत्व किसी से कम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाली ट्रिक्स पर थोड़ी सी आपत्ति दर्ज करनी है। अच्छा, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे आपको आपत्ति है? कई नोट्स में एक बड़ा ही सीधा सा शॉर्टकट लिखा हुआ है। लिखा है कि जहां भी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, मतलब वो जो छोटा सा डैश या हाइफन होता है, वो दिखे तो बस बिना सोचे द्वंद्व समास पर टिक लगा दो। अरे बाप रे, भाषा की गहराई को शॉर्टकट में नापने का यही तो नतीजा होता है। ये ट्रिक एकदम आधी अधूरी है। मुझे भी यही लगा। और सच बताऊं तो यहीं पर सबसे बड़ा दृष्टिभ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है, जहां परीक्षार्थी सबसे ज्यादा गलतियां करके आते हैं। योजक चिन्ह देखकर सीधे द्वंद्व मान लेना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप कैसे? थोड़ा इसे क्लियर कीजिए। अगर हाइफन लगा है और दो शब्द अलग हो रहे हैं, तो वो द्वंद्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा खेल तो टक्कर का है ना। द्वंद्व में दो अलग अलग अस्तित्व वाले शब्दों की टक्कर होती है। लेकिन सोचिए, अगर एक ही शब्द लगातार दो बार आ जाए, मतलब शब्दों का रेपिटेशन हो। एग्जैक्टली। अगर रेपिटेशन हो रहा है तो बीच में योजक चिन्ह होने के बावजूद वो द्वंद्व नहीं रहता, वो वापस से अव्ययी भाव समास बन जाता है। अरे, मतलब जो दिख रहा है वो असल में है ही नहीं। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? आप शब्द लीजिए, रातों रात। इसका अर्थ है रात ही रात में। अब यहाँ कोई दो अलग अलग चीजें तो है नहीं जिनके बीच हम और लगा सकें। हाँ, रात और रात तो नहीं कह सकते। बिल्कुल। यहाँ एक ही शब्द को दोहराकर एक विशेष प्रभाव या क्रिया विशेषण बनाया जा रहा है, जो ये बताता है कि काम कैसे हुआ। इसी तरह दिनों दिन, धीरे धीरे, घर घर। अच्छा, इन सब के बीच में योजक चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ द्वंद्व जैसी कोई लड़ाई या बराबरी है ही नहीं। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला विश्लेषण है ना? हम महज एक चिन्ह के भरोसे पूरी व्याकरण का नियम बना लेते हैं। और अगर मैं सही सोच रही हूँ तो इसका उल्टा भी तो सच हो सकता है। क्या ऐसा होता है कि शब्द द्वंद्व समास का हो, लेकिन उसमें वो योजक चिन्ह हो ही ना? आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। कई बार द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता ही नहीं है। फिर वो कहाँ जाता है? वो असल में संधि के नियमों के तहत शब्द के अंदर गहराई में छिप जाता है। उदाहरण के लिए एक शब्द है धर्माधर्म। अब इसमें कोई हाइफन तो है नहीं, ये एक पूरा जुड़ा हुआ शब्द दिख रहा है। लेकिन अगर इसे अनजिप करें तो इसमें से दो अलग अलग ताकतवर शब्द निकलते हैं, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म, बिल्कुल ठीक इसी तरह देवासुर, मतलब देव और असुर, या शीतोष्ण, शीत और उष्ण। यहाँ दोनों शब्द बराबर की वैल्यू रखते हैं। बीच में और छिपा भी है, लेकिन वो लाइन, वो हाइफन गायब है। ये रास्ता है। तो अभी तक की चर्चा में हमने दो स्थितियां देखी। एक में पहला शब्द बॉस था, यानी अव्ययी भाव।
दूसरे में दोनों शब्द बराबर के बॉस थे, यानी द्वंद्व। जी। लेकिन क्या होगा जब दोनों ही शब्द अपनी अपनी ताकत छोड़ दें? मान लीजिए दोनों शब्द कहते हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हम तो किसी तीसरे की ही बात कर रहे हैं। जब शब्दों के बीच ये स्थिति बनती है ना, तब व्याकरण के सबसे वीआईपी समास का जन्म होता है। वीआईपी समास? हाँ, बहुब्रीहि समास। इसका लॉजिक ही यही है कि इसमें लिखे गए दोनों शब्दों का अपना कोई सीधा अर्थ प्रधान रह ही नहीं जाता। तो फिर वो करते क्या है? वे दोनों महज एक इशारे की तरह काम करते हैं और मिलकर किसी तीसरे विशेष इंसान, देवी देवता या एक विशिष्ट पहचान की तरफ इशारा करते हैं। अगर इसे डिकोड करें तो ये बिल्कुल किसी पहेली की तरह है। मतलब पहेली में जो सुराग या क्लूज दिए जाते हैं उनका खुद में कोई मतलब थोड़ी होता है। असली मतलब तो उस जवाब का होता है जो उन सुरागों से बनता है। इस एनालॉजी से इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। चलिए दशानन शब्द को ही लेते हैं। ठीक है। शाब्दिक रूप से देखें तो दश मतलब 10 और आनन मतलब सिर, यानी 10 सिरों वाला। लेकिन हमारी संस्कृति में जब भी कोई दशानन कहता है तो किसी के भी दिमाग में कोई आम 10 सिरों वाला प्राणी नहीं आता। हमारे दिमाग में सीधे रावण की छवि बनती है। एग्जैक्टली। यानी यहाँ दश और आनन महज पहेली के सुराग हैं। असली जवाब या जो वीआईपी है वो तो रावण है। इसी तरह लंबोदर को देखिए। लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट। ये सुराग सुनते ही हम भगवान गणेश की बात समझ जाते हैं। या चक्रपाणी, मतलब जिसके पाणी यानी हाथ में चक्र है, अर्थात भगवान विष्णु। बहुव्रीहि समास भाषा का वो हिस्सा है जो सीधे बात नहीं करता बल्कि सांस्कृतिक और पौराणिक संदर्भों के सहारे बात करता है। पहेलियों और इशारों की दुनिया अपनी जगह दिलचस्प है, लेकिन भाषा हमेशा इतनी रहस्यमयी तो नहीं होती ना। जहां तक इन स्रोतों का सवाल है, मुझे लगता है कुछ समास बिल्कुल सीधे और स्पष्ट भी होते हैं। मतलब जो दिख रहा है बस वही बता रहे हैं, कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं। ऐसे दो प्रमुख समास व्याकरण में मौजूद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अच्छा। ये दोनों बहुत ही लॉजिकल और गणितीय तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु पूरी तरह से संख्या या नंबर और समूह का खेल है। मतलब इसमें गिनती होती है। हाँ, इसका पहला शब्द हमेशा कोई स्पष्ट गिनती बताता है और पूरा शब्द मिलकर किसी चीज के इकट्ठा होने का या समूह का बोध कराता है। अरे इसे अगर आज की आधुनिक जीवन शैली से जोड़ा जाए ना, तो द्विगु समास किसी रेस्टोरेंट के कॉम्बो मील की तरह काम करता है। कॉम्बो मील? वो कैसे? जैसे जब कोई कॉम्बो मील ऑर्डर करता है तो उसमें बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का एक समूह होता है। उसका एक नाम रख दिया जाता है, मील नंबर 4। वैसे ही जब 4 राहें एक जगह आकर मिलती हैं तो उसे अलग अलग 4 रास्ते कहने के बजाय एक समूह का नाम दे दिया जाता है, चौराहा। अरे वाह, ये तुलना बिल्कुल सटीक है। इसी तरह नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। जहां भी पहला शब्द गिनती हो और वो एक कॉम्बो या समूह बनाए, वहां द्विगु समास होता है। बहुत आसान है। अब अगर द्विगु एक कॉम्बो मील है तो कर्मधारय समास क्या है? आप ही बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इन नोट्स को पढ़कर मुझे तो लगता है कि कर्मधारय समास बिल्कुल आज के इंस्टाग्राम फिल्टर की तरह है। इंस्टाग्राम फिल्टर? ये विचार तो आपको थोड़ा और खोलकर समझाना पड़ेगा। हाँ, देखिए, कर्मधारय समास में एक शब्द साधारण होता है जिसे विशेष्य कहते हैं और दूसरा शब्द उसकी विशेषता बताता है, यानी विशेषण। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही साधारण सी संज्ञा है, कमल। ये बिल्कुल एक रॉ अनएडिटेड फोटो की तरह है। लेकिन जैसे ही हम इस संज्ञा पर नील यानी नीला शब्द का फिल्टर लगाते हैं, ये शब्द बनकर निकलता है नील कमल। फिल्टर लगते ही उस साधारण कमल की विशेषता बढ़ गई, वो खास दिखने लगा। ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। कर्मधारय समास वास्तव में शब्दों पर लगने वाला एक विशेषता का फिल्टर ही तो है। बिल्कुल। इसमें हमेशा विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। इसे पहचानने का भी एक तय फॉर्मूला है इन नोट्स में। वो क्या है? जब सामासिक शब्द को खोला जाता है ना, तो बीच में हमेशा है जो या के समान जैसे शब्द प्रकट होते हैं। जैसे महापुरुष। बिल्कुल, महान है जो पुरुष, पुरुष पर महानता का फिल्टर लगा है। या चरण कमल, कमल के समान चरण। यहां चरणों की तुलना कमल की कोमलता से की गई है। लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा हो रही है मेरे दिमाग में।
कैसी उलझन? नीलकमल मतलब नीला है जो कमल, और दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? दोनों में ही तो पहले शब्द किसी ना किसी विशेषता की ही बात कर रहे हैं ना। फिर एक कर्मधारय और दूसरा बहुव्रीहि कैसे हो गया? यही वो बारीक अंतर है जो अक्सर गलतियों का कारण बनता है। नील कमल में जब हम नीले कमल की बात करते हैं तो अंततः हम एक फूल की यानी कमल की ही बात कर रहे हैं। कमल ने अपनी मूल पहचान नहीं खोई है। अच्छा। लेकिन जब हम दशानन कहते हैं तो हम किसी सिर की बात नहीं कर रहे होते। शब्द सिर की बात कर रहा है, लेकिन अर्थ एक पूरे इंसान यानी रावण पर जा टिका है। बहुव्रीहि में मूल शब्द अपनी पहचान पूरी तरह त्याग कर एक नया रूप ले लेते हैं। तो अब इन आसान और ट्रिकी समासों के बाद मुझे लगता है इन प्रतियोगी परीक्षा वाले नोट्स के सबसे भारी हिस्से में गोता लगाने का समय आ गया है। आप तत्पुरुष की बात कर रही हैं ना? एग्जैक्टली। व्याकरण का वो बिग बॉस जिसके अंदर सबसे ज्यादा परतें या लेयर्स छिपी हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को बिग बॉस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका दायरा बहुत विस्तृत है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसका जो मुख्य विज्ञान है वो है वाक्यों में से कारक चिन्हों का गायब हो जाना। कारक चिन्ह जैसे ने, को, से के लिए, का, की, के, में पर, यही सब ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन इंसान का दिमाग इन कारक चिन्हों को आखिर गायब क्यों करता है? ये हमारी कॉग्निटिव एफिशिएंसी का हिस्सा है। जब हम तेजी से संवाद करते हैं तो हमारा दिमाग उन शब्दों को हटा देता है जो महज वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ताकि मुख्य शब्दों पर फोकस किया जा सके। एनर्जी बचाने के लिए। हाँ, गगन को चूमने वाली इमारत कहने में जितनी ऊर्जा लगती है, गगनचुंबी इमारत कहने में ऊर्जा बच जाती है और अर्थ भी तुरंत सामने वाले तक पहुंच जाता है। तत्पुरुष समास इसी सिद्धांत पर काम करता है। और कौन सा कारक चिन्ह गायब हुआ है? इस आधार पर इसके 6 मुख्य भेद किए गए हैं ना? बिल्कुल। पर इन 6 परतों को याद रखना अक्सर एक चुनौती होती है। मतलब कर्म तत्पुरुष में को छिपता है, जैसे गगनचुंबी। करण में से या के द्वारा छिपता है, जैसे शोकाकुल यानी शोक से आकुल। सही करिए। लेकिन इन नोट्स में एक विशेष चुनौती का जिक्र बार बार किया गया है, जहां छात्र सबसे ज्यादा फंसते हैं। संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, इन दोनों के बीच के लॉजिक को कैसे अलग अलग करके देखा जाए? संप्रदान और अपादान में उलझन इसलिए होती है क्योंकि दोनों में किसी न किसी तरह के संबंध या माध्यम की बात होती है। तो इसे कैसे याद रखें? इसे ऐसे समझिए, संप्रदान का मूल भाव है किसी उद्देश्य के लिए कुछ करना या किसी के प्रति समर्पण। इसमें के लिए का भाव छिपता है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे प्रयोगशाला, ये वो शाला या जगह है जो प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। या देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ एक जुड़ाव है, एक लक्ष्य है। तो फिर अपादान में क्या होता है? वहां भी तो रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त जैसे शब्द आते हैं। अपादान का मुख्य भाव जुड़ाव नहीं बल्कि अलगाव या सेपरेशन है। सेपरेशन? हाँ, इसमें चिन्ह से का प्रयोग होता है, लेकिन वो दूरी बनाने के संदर्भ में होता है। जब हम रोग मुक्त कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति रोग के साथ जुड़ा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति और रोग अब अलग अलग हो चुके हैं, रोग से मुक्त। अरे हाँ। इसी तरह ऋण मुक्त मतलब कर्ज का और आपका रास्ता अलग हो गया। तो संप्रदान यानी उद्देश्य और अपादान यानी अलगाव। वाह, ये फर्क तो अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है। इसके अलावा संबंध तत्पुरुष, जहां का या की छिपता है जैसे राजपुत्र, और अधिकरण तत्पुरुष जहां में या पर छिपता है जैसे लोकप्रिय, ये तो फिर भी सीधे हैं। हाँ, ये आसान है। लेकिन इन स्रोतों में एक VVI कैटेगरी का जिक्र है, नंज तत्पुरुष। ये नेगेटिव तत्पुरुष क्या है? ये भाषा का वो अंडू बटन है जो किसी भी अर्थ को पूरी तरह पलट देता है। अंडू बटन? बिल्कुल। जब किसी सामासिक शब्द की शुरुआत अ, अन या न जैसे नकारात्मक उपसर्गों से होती है और उसका भाव किसी चीज को मना करने का होता है, तो वो नंज तत्पुरुष कहलाता है। जैसे धर्म के आगे अ लगा दिया तो वो अधर्म बन गया, मतलब नहीं धर्म। संभव का असंभव हो गया। हाँ, सिर्फ एक छोटे से वर्ण के जुड़ने से पूरे ब्रह्मांड का अर्थ ही उलट गया।
व्याकरण के इन नियमों को समझना वाकई किसी विज्ञान को समझने जैसा है। नियम तो स्पष्ट है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कमीशन जानबूझकर ऐसे शब्द प्रश्न पत्र में डालता है जो एक साथ कई नियमों में फिट बैठते हैं। आप परीक्षा कक्ष के उस दबाव वाले माहौल की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इन नोट्स में ऐसे कुछ शब्दों को महा कन्फ्यूजन वाली श्रेणी में रखा गया है। जैसे एक शब्द है पीतांबर। अब अगर एक छात्र इसका विग्रह ये सोचकर करे कि पीला है जो अंबर यानी पीला कपड़ा, तो उसने कपड़े की विशेषता बताई, मतलब उसने इसे कर्मधारय समास माना। बिल्कुल सही। और व्याकरण के हिसाब से ये विग्रह 100% सही भी है। लेकिन अगर दूसरा छात्र ये सोचे कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ तो तीसरे वीआईपी की तरफ इशारा हो गया ना। हाँ, इस लिहाज से ये बहुव्रीहि समास हो गया। अब अगर परीक्षा में ऑप्शंस में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए गए हों, तो ये तो छात्र के साथ सरासर अन्याय है। उसे कैसे पता चलेगा कि प्रश्न बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था? इसी अन्याय और उलझन को सुलझाने के लिए एक अलिखित मास्टर रूल काम करता है। अच्छा, वो मास्टर रूल क्या है? ये नियम कहता है कि यदि कोई शब्द बहुव्रीहि की शर्तों को पूरा करता है और विकल्पों में बहुव्रीहि मौजूद है, तो हमेशा बहुव्रीहि को ही सही उत्तर माना जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब एक नियम दूसरे पर हावी क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे हम भाषा का वीआईपी पास कह सकते हैं। वीआईपी पास? हाँ, अगर किसी शब्द ने समाज और संस्कृति में इतनी लंबी यात्रा तय कर ली है कि वो किसी विशेष व्यक्ति या देवता की पहचान बन चुका है, तो वो पहचान व्याकरण के साधारण नियमों से ऊपर उठ जाती है। लॉजिकल है। पीतांबर का मतलब पीला कपड़ा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनमानस में पीतांबर सुनते ही सबसे पहले श्री कृष्ण या विष्णु जी की छवि ही उभरती है। आयोग इसी सांस्कृतिक साक्षरता का परीक्षण करता है। वीआईपी हमेशा वीआईपी ही रहेगा। मतलब अगर बहुव्रीहि लाइन में खड़ा है तो बाकी समासों को पीछे हटना ही पड़ेगा। ये मास्टर रूल वाकई परीक्षा में कई नंबर बचा सकता है। बिल्कुल बचा सकता है। तो आज के इस डीप डाइव में इन जटिल स्रोतों को डिकोड करके जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही स्पष्ट है। समास कोई रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तार्किक प्रणाली है। सही बात है। अव्ययी भाव के उस शब्दों के दोहराव वाले जाल से लेकर तत्पुरुष के गायब होते कारक चिन्हों तक। हाँ, और द्विगों के कॉम्बो मील से लेकर बहुव्रीहि के वीआईपी पास तक, हर नियम के पीछे मानव मस्तिष्क का भाषा को तेज और प्रभावी बनाने का डिजाइन ही तो काम कर रहा है। और अगर इस डिजाइन के क्यों को समझ लिया जाए ना, तो फिर परीक्षा में आने वाला कोई भी नया शब्द डराता नहीं है। विग्रह करते उसकी परतें अपने आप खुल जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार है जो इस स्रोत सामग्री में तो नहीं है, पर मेरे मन में बार बार आ रहा है। बताइए, क्या विचार है? ये जो भाषा को संकुचित करने या जिप करने की कला है जिसे हम समास कहते हैं, क्या आज के डिजिटल युग में हम इसे एक नए चरम पर नहीं ले जा रहे हैं? आप मैसेजिंग ऐप्स की बात कर रही हैं? हाँ, जब हम टाइप करते समय बचाने के लिए BRB, LOL या TTYL जैसे छोटे एब्रिविएशंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये आज की पीढ़ी का अपना एक नया समास गढ़ने का तरीका नहीं है? सोचने वाली बात है। हम भी तो लंबे वाक्यों को बस कुछ अक्षरों में जिप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि क्या महज स्पीड और टाइपिंग की होड़ में कहीं हम अपनी भाषा की उस संरचनात्मक और चित्रात्मक सुंदरता को तो नहीं खो रहे हैं जो चरण कमल या गगनचुंबी जैसे शब्दों में छिपी थी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? जब कोई गगनचुंबी कहता है तो सिर्फ एक ऊंची इमारत की बात नहीं होती, बल्कि आसमान को छूने का जो विशाल चित्र दिमाग के कैनवस पर बनता है, क्या वो भाव आज के इन यांत्रिक शॉर्टकट्स में कहीं खोता जा रहा है? इस पर तो वाकई फुर्सत में विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इस डीप डाइव को सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप लोग खुद विचार कर सकते हैं। क्या हम केवल अर्थ बचा रहे हैं या अर्थ का सौंदर्य भी? इसी विचार के साथ आज के इस विषय को यहीं समेटते हैं। भाषा के इस विज्ञान में डुबकी लगाने का ये सफर बहुत शानदार रहा। मिलते हैं अगले डीप डाइव में किसी नए विषय और नए विश्लेषण के साथ।